बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 मई के मामले में इमरान खान को फंसाने के लिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, नाज़रीन, उसके बारे में आज इमरान खान ने भी कुछ चीजें वाज़ेह की हैं और आईजी पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नाज़रीन, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही इतना क्रिमिनल माइंडेड आईजी पंजाब आया होगा कभी। इस बंदे का मुंह जैसे ही खुलता है तो लगता है कि कोई क्रिमिनल बोल रहा है, ये तासुर बनता है कि कोई मुजरिम पेशा शख्स बोल रहा है। ज़ाहिर नजर आता है जिन लोगों ने मुजरिमाना काम करवाने थे तो ऐसे बंदे को लगाना था आईजी। मैं आपको ये तस्वीर कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये तस्वीरें दिखाई गई जिसमें इमरान खान को सबसे ऊपर रखा गया है कि जी इन सब लोगों को कॉलें गई थी। इमरान खान का 9 मई से बराह रास्त ताल्लुक है और इन लोगों को कॉलें गई थी। लेकिन आपको मेरे बाएं कंधे के ऊपर बिल्कुल साथ मुराद रास नजर आ रहे हैं। 23 कॉलें लिखा हुआ है कि उनके नंबर से भी गई थी उन लोगों को जो कोर कमांडर हाउस में दाखिल हुए। लेकिन आपको पता है कि मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अब एक नई पार्टी या नया इत्तेहाद बनाने के लिए मजे कर रहे हैं। नंबर 2, ये आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, ये फैजुल्लाह का मौका आपको नजर आ रहे हैं पीछे। दावा यह था कि ISI के दफ्तर के बाहर इन्होंने मुजाहरा किया और 54 कॉलें इनके फोन से कहा जा रहा है कि की गई हैं। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अब ये बताया जा रहा है कि लंदन पहुंच चुके हैं। तो मेरा यहाँ सिंपल सवाल है कि अगर वाकई ही कोई इतना बड़ा हमला हुआ है इदारों पे, शोधा की तजलील अगर पार्टी लेवल पे करवाई गई है और लोग शामिल थे, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों छोड़ा जा रहा है और बाकी पार्टी क्यों तोड़ी जा रही है? सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सब धुल गए हैं? जैसे ही तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं वो धुल जाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को इन्होंने पकड़ा और इनके पास वाहिद सबूत है जी कि उनकी कोई लीक्ड कॉल थी जिसमें वो कह रही थी जी कि हम कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। फिर एक इन्होंने फेक रिकॉर्डिंग करवाई जिसमें कहा जी ये तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है जो कह रहा है कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, तोड़ फोड़ करनी है और जलाना है और हमें ये जो हिदायत हैं ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दी है। वो किसी बच्चे को भी आप दिखाएं ना, मैं आपको भी इंशाल्लाह जल्दी उसका फोरेंसिक करके बता दूंगा आपको यहाँ लाइव। किसी बच्चे को आप दिखा दें वो आपको बता देगा कि ये जाली ऑडियो है, ये किसी बंद कमरे में रिकॉर्ड की गई है और वो बंदा दावा करता है जी मैं कोर कमांडर घर के बाहर खड़ा हूं। आप बाहर खड़े हो तो वहां की और सूरत हाल होनी थी, बंद कमरे में ऐड करके और वहां पीछे किसी का शोर भी ऐड किया गया है आवाज में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी तक इनका जो सारा केस है दुनिया की किसी सिविलियन अदालत में ये प्रूफ नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात ऐसा कुछ किया था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने 8 को राब्ते किए इन लोगों से। भाई उसकी गिरफ्तारी तो 9 को हुई थी और सब कुछ 9 को हुआ था, तो 8 के राब्तों से कैसे साबित हो गया कि उसके इन बंदों से राब्ते थे? तो वो भी शामिल है इसमें। 8 को किसी को ख्वाब आया था कि एक कमांडो एक्शन होगा, अदालत में शीशे तोड़े जाएंगे, अमले को मारा जाएगा, इमरान खान के सर पे डंडा मारा जाएगा, गिरबान से पकड़ के घसीटा जाएगा और गाड़ी में डाला जाएगा? ये इमरान खान को ख्वाब आ गया था? वो 8 मई को उन्होंने सारी ये बातें कर दी थी। तो केस इनका बिल्कुल बेकार है, बेढंगा है, बोंगा केस है। लेकिन इमरान खान को पता है कि ये सारी साजिश रचाई जा रही है कि उनके खिलाफ किसी तरह से जस्टिफाई करके मिलिट्री कोर्ट्स में बयानियां बन जाए तो हम उनका वहां पे केस चला लें, क्योंकि मीडिया पे तो वैसे ही पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान का जिक्र तक नहीं करना। तो ये आपके सामने मैंने कुछ चीजें रख दी हैं, सबूत इनके पास कोई भी नहीं है। और अगर कॉलें, ये कह रहे हैं जी कि कॉलें की गई हैं फलां लोगों को, तो कॉलें अगर की गई हैं तो उनका रिकॉर्ड भी होगा आपके पास। कोई एक कॉल ऐसी सुना दें जिसमें इमरान खान ने किसी को कहा हो कि तुमने यहाँ जाना है और जलाओ घिराव करना है, तोड़ना है, कोई ऐसी बात। अच्छा, किसी तहरीक इंसाफ के किसी सेंट्रल लीडर की ऐसी कॉल, आपके पास तो सबका रिकॉर्ड है, आप करते हैं रिकॉर्ड, किसी सेंट्रल लीडर की कॉल आप रिकॉर्डिंग जारी कर दें और आप ये बता दें कि जनाब आपने कोर कमांडर हाउस या किसी सेक्टर कमांडर के घर के बाहर या किसी ऐसी तनसीब के बाहर आपने कहा था जाके तोड़ फोड़ करनी है, शोधा की तस्लील करनी है, वहां पे आपने मार धाड़ करनी है, आपने जलाना है, ऐसा कुछ कहा गया हो, एक ही आपको ऑडियो नहीं सुना सकेंगे, हालांकि ये सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इनका केस इतना कमजोर है। और फिर कानून का ये असूल है कि जो मुल्जिम होता है वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है जब तक कि साबित ना हो जाए, बियॉन्ड एनी डाउट साबित ना हो जाए कि ये जुर्म हुआ था। ये जो फौजदारी मुकदमे होते हैं इसमें जो मुल्जिम होता है ना वो कानून का फेवरेट चाइल्ड होता है। अब जब पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऑडियो सुनाई, पुलिस ने उससे पहले ट्वीट किया जी कि ये जो परपेट्रेटर्स हैं, ये जो मुजरिम हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। यहीं से पता चल जाता है कि मालाफाइडी है। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनकी ट्वीट्स अदालत में पेश की जाएं और अगर इंसाफ करने वाली अदालतें, सिर्फ इस पे ही सारा केस खत्म हो जाता है। आपको पता ही है, जिस कानूनी माहिर से पूछ लें, अगर वो न्यूट्रल हुआ तो वो यही बात करेगा, और न्यूट्रल वो वाला न्यूट्रल नहीं, हकीकी मानों में न्यूट्रल, तो वो यही बात करेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है इसलिए किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। सो इमरान खान को फंसाने के लिए
पूरी ये चाल चली गई और एंड यहाँ हुआ है ला के कि जी आप सबसे ऊपर इमरान खान को रखेंगे जी कि उसने 8 मई को कॉलें की थी। भाई वो अपने लीडरों से राब्ते में नहीं होगा तो किससे राब्ते में होगा? इमरान खान का तो सबसे राब्ता है। आप हमें वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं जिसमें इमरान खान ने कहा हो कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने जलाओ घिराव करना है, सब कुछ राख कर देना है, आपने तोड़ फोड़ करनी है, घुस जाना है घरों में, बिल्डिंग में घुस जाना है और आपने छोड़ना नहीं है किसी को। वो ऑडियो हमें सुना दें, उसका फोरेंसिक करवा के हमारे सामने रख दें, हम खुद भी देख लेंगे उस ऑडियो को और आपकी बात हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता तो अब तक सामने ले आते। नैरेटिव बनाया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ टूट नहीं रही थी। तमाम तर दबाव के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद, साफियों को कत्ल करने के बावजूद, जेलों में डालने के बावजूद, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बावजूद भी तो फिर ये किया गया। मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूं मियां असलम इकबाल साहब ने जो बयान की है, क्योंकि ये सबको पता चलना जरूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे रिपोर्ट नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं मैं कुछ हकायक अवाम के सामने लाना चाहता हूं। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को मेरी एटीसी लाहौर में बेल कंफर्म हुई तो मैं इसी दिन लाहौर से बाहर चला गया। 7 मई को वो कहते हैं मैं लाहौर से बाहर चला गया। ये सारे वाकयात 9 मई को हुए हैं जिस पर इनको ढूंढा जा रहा है। क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था, सोचा 11 मई को एटीसी इस्लामाबाद में भी तारीख है, लिहाजा उससे पहले जो इंतजाम करने हैं वो भी कर लिए जाएं। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को दावत पर भी मदऊ कर लिया जाए। बुकिंग फ्लैटिस होटल में करवाई, वहां से तस्दीक की जा सकती है। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक, जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले को करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। पुलिस ने हमारे घरों पर रेड करनी शुरू कर दी। घर पर सिर्फ वालदा साहिबा, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज कबल तकरीबन रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30 से 40 लोग दाखिल हुए और बदतमीजी शुरू कर दी और कहा वो कातिल है, किधर है, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी आलिया नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी जबकि बेटी और बेटा अपने कमरे में थे। वालदा साहिबा की उम्र 85 साल है, ऑक्सीजन पर है। मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर यानी जो आईजी है, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक, पता आपके मुआवजों ने क्या किया। घर में मौजूद जहेज का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकद और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस थी डीवीआर लेकर चले गए। मेरी वालदा साहिबा चीखती रही कि ऐसा ना करो। मुआफिज ने माओ का एहतराम भी ना किया, खूब बदतमीजी की। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता था कि आप लोग इखलाकियात से इतने नीचे गिर जाओगे कि शर्म आनी चाहिए थी। मैं ऐसे निजाम और मुआवजों पे लानत भेजता हूं। आप समझ रहे होंगे कि ये सदा ऐसे ही चलना है। बेशक हर रात के बाद सुबह, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आजमाइश के बाद इसका सिला है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटी का निकाह मनसूख किया क्योंकि सामान तो मेरे पंजाब के मुआफिज ही लूट कर ले गए। कोई नहीं, अल्लाह तो है। तारीख कैंसिल करवाने की बैंक्वेट हॉल फ्लैटिस होटल से तस्दीक कर लें। लूट मार के लिए घरों में दाखिल होते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं और खुश होते हैं। मेरी बड़ी बहनों के घरों में 2 दफा रेड किया जा चुका है और तोड़ फोड़ के साथ जो हाथ लगा मेरे मुआफिज साथ ले गए। जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक, बहनें बेटियां और माएँ तो सांझी होती हैं। आप सबकी असलियत तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। कहने को बहुत कुछ है, वफादारी बड़ी चीज होती है जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है। मेरी भतीजी के ससुराल पर रेड की, घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए, बदतमीजी की और जो हाथ लगा मुआफिज लूटकर ले गए। मेरी बड़ी भतीजी का ससुराल बागबानपुरा है। कल रात इसके घर रेड की जिनका दूर दूर तक मेरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इसके देवर को मारते हुए साथ ले गए, नाक की हड्डी तोड़ दी और CIA में बंद कर दिया। बड़े भाई मियां जावेद इकबाल के घर रेड की और भाभी जो कि हार्ट पेशेंट है, इनको मेरी भतीजी जो कि डॉक्टर है रासा किया और कहा कातिल किधर है। डीवीआर और कीमती सामान जो हाथ लगा साथ ले गए। मेरे पंजाब के मुआफिज अब नाकों से पैसा इकट्ठा नहीं करते बल्कि घरों में बदमाशी और डाकाजनी करते हैं। मेरे बड़े भाई जो अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं, इनके घर रेड की, बहुओं के साथ बदतमीजी की। इनकी बीवी ने भी अभी दिल का ऑपरेशन करवाया है, इनके साथ भी बदतमीजी की, तोड़ फोड़ जो लेकर जाना था ले गए। हर किसी के घर 2 से 3 दफा रेड कर चुके हैं। हर दफा मेरे पंजाब के मुआफिज भूखे कुत्ते की तरह आते हैं और कोई ना कोई हड्डी साथ ले जाते हैं। मेरे भाई अकरम इकबाल के घर रेड किया, उनके बेटे हमजा और अकरम भाई को पुलिस साथ ले गई। अकरम भाई का बेटा माजूर है जिसकी उम्र 25 साल है और वो बाथरूम तक भी खुद नहीं जा सकता, ना खाना खुद खा सकता है। बाप ही इसके सारे मामलात करता है। आज इनको बगैर किसी FIR जुर्म के ले गए हुए 8 दिन हो चुके हैं। बाप और बेटा हमजा CIA के पास हैं। अफजल इकबाल भाई और अमजद इकबाल भाई के घरों पर रेड, डीवीआर और कीमती अशिया चोरी करके मेरे भूखे मुआफिज इनके घरों से भी ले गए हैं। यहां तक कि मेरे रिश्तेदार जो टाउन रहते हैं वहां पर रेड की,
ان کا بیٹا راہیل انگلینڈ سے اپنی نوزائیدہ بچی دیکھنے آیا، اس کو ساتھ لے گئے، تھانے اچرا میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے رہے کہ بتاؤ میاں اسلم اقبال کدھر ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھوڑا، اسی دن انگلینڈ واپس بھیج دیا، وہ وہاں اپنے بازو کا علاج کروا رہا ہے۔ میرے ڈیرے پر ریڈ بار بار کی اور وہاں سے ڈی وی آر لے کر چلے گئے۔ کام کرنے والے لڑکے کیسر کو پکڑ لیا، عدالت سے اس کی بازیابی کروائی، کل رات پھر ریڈ کی اور دوسرے ملازم مرتضیٰ کو لے کر چلے گئے اور ستم ظریفی کے مار مار کر بلا حال کر دیتے ہیں۔ آج میرے سب سے بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کو سی آئی اے ڈیفنس لے کر چلے گئے، ان کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میرے پنجاب کے محافظ چیف سیکرٹری سے لے کر آئی جی اور آئی جی سے لے کر نیچے تک کے عہدوں پر مزے لے رہے ہیں اور چھوٹے محافظ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آخری بات، میرے کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی آڈیو کال، ویڈیو کال یا کلپ، کوئی میسج کچھ ہے تو سامنے لاؤ، جیو فینسنگ کر لیں، سی ڈی آر کچھ تو سامنے لاؤ۔ یہ تو ایک سیاسی آدمی کے گھر ریڈ کی بات ہو رہی ہے، کتنے ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر ریڈ اور لوٹ مار کی کہانیاں سب کے سامنے آئیں گی، پھر چیف سیکرٹری، آئی جی، چیف افسر، ایس ایس پی، سی آئی اے، سی سی پی او جواب دہ ہوں گے۔ سوچا تھا وزاداری میں خاموش رہوں، لیکن یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچا عوام کو تو بتا دوں اور ان افسران کو بھی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہ تھا۔ سوچا عوام کو تو بتا دوں۔ 25 مئی کو سی سی پی او نے یہی کہا تھا کہ میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، اور 10 بار اس نے دوست بھیج کر معافی مانگی تھی، اور ایک شادی پر ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی کہ آپ گھر پولیس میں نے نہیں بھیجی تھی، اگر یہ اس بات سے انکاری ہوا تو دوستوں کے نام بھی بتا دوں گا۔ آخری بات، اگر میرے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور متعلقہ جو تھانوں سے آئے ان کے ایس پی اور ایس ایچ او پر کٹے گی انشاءاللہ۔ پہلے بھی 25 مئی والی ایف آئی آر کورٹ میں آرڈر کے ساتھ پڑی ہے، جس میں چیف سیکرٹری سے لے کر سی سی پی او تک ایف آئی آر کے آرڈر موجود ہیں۔ نیچے پولیس نے اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم ہماری پولیس جو ہے وہ گنڈا گردی پر اتری ہوئی ہے، اور کیونکہ ایک کرمنل مائنڈڈ آئی جی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کرمنلز کی بات مان رہا ہے، اس لیے ان کی کوئی وقت یا ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں گے کس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور یہ صرف ایک بندے کی کہانی ہے۔ وہ ظلم کے جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں۔ جب یہ انشاءاللہ سیاہ بادل چھٹیں گے تو آپ کو یہ ساری داستانیں سننے کو ملیں گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کس حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ آج کسی ایک کا گھر ہے تو جو آج آرام سے گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، کل ان کی باری بھی آئے گی، باری سب کی آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ہم لوگ سٹینڈ نہیں لیتے، سٹینڈ لینا پڑے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔